दोस्तों आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कहूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, आज हम लोग सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम लोग सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं, सप्रसंग व्याख्या लिखने का सही विधि क्या है, उस विधि को जानेंगे। ये जो वीडियो है ये MA BA वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, उसी के साथ साथ ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा कि 8, 9, 10 या फिर 11, 12 इन बच्चों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि क्लास 8 से ही व्याख्या पूछना प्रारंभ कर दिया जाता है, परीक्षा में व्याख्या पूछी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सप्रसंग व्याख्या लिखने की विधि बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में, वैज्ञानिक रूप में सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखते हैं। ये जो टॉपर्स लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा हाई स्कोर करते हैं एग्जाम में, वे लोग सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखते हैं, तो उन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग SB चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सप्रसंग व्याख्या एक ऐसा प्रश्न है जो आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है। हर सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपके पाठ्यक्रम में कोई कविता है, कोई पद्य है या फिर कोई गद्य है, तब तो आपसे सप्रसंग व्याख्या डेफिनेटली पूछी जाती है। 20 मार्क्स का रहता है सप्रसंग व्याख्या में। MA और BA वालों की बात कर रहा हूँ। 9, 10, 11, 12 में भी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, 5 मार्क्स का रहता है। लेकिन BA और MA वालों के लिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए 20 मार्क्स निर्धारित रहता है। अगर आपके पाठ्यक्रम में कोई गद्यांश है या फिर पद्यांश है तो 20 मार्क्स का आपको सप्रसंग व्याख्या ही करने दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो सप्रसंग व्याख्या है वो 20 मार्क्स का, एक ही सप्रसंग व्याख्या 20 मार्क्स का नहीं होता है। 20 मार्क्स में आपको 4 सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी, जिसका विकल्प भी रहेगा। कहने का तात्पर्य कि एक सप्रसंग व्याख्या जो है वो 5 मार्क्स का रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको उसके विधि को, उसके प्रारूप को समझना होगा। अगर आपने सप्रसंग व्याख्या लिखने का सही तरीका, सही पकड़ को पकड़ लिया तो कोई भी कठिन से कठिन काव्य की सप्रसंग व्याख्या करना भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही सब बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, व्याख्या क्या है। सबसे पहले अगर किन्हीं बच्चों को पता नहीं है व्याख्या का अर्थ क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं, व्याख्या का अर्थ जो होता है वो विवेचन होता है या फिर विवरण होता है, स्पष्ट हिंदी में कहूँ तो। वहीं अगर इसी बात को आप अंग्रेजी में समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। व्याख्या को अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन कहा जाता है या फिर एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। अब भी नहीं समझे, देखिए होता क्या है, आपको परीक्षा में कोई पद दिया जाता है या फिर कोई गद्य दिया जाता है। गद्य से आपको कोई पैराग्राफ दिया जाता है, पद्य से आपको कुछ पंक्तियां दी जाती है। अब उस पंक्तियों की, उस पैराग्राफ की आपको विवेचन करनी होती है, उसका विस्तार पूर्वक विवेचन करना होता है। कहने का तात्पर्य कि किसी दिए गए पद्य के, गद्य के विस्तार विवेचन को ही व्याख्या कही जाती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है व्याख्या का अर्थ तो। लेकिन ये जो व्याख्या होता है इसको करने का भी बहुत सारा नियम होता है, बहुत सारी विधि होती है। तो आज हम लोग कंप्लीटली समझेंगे। आपसे मैं दावा करता हूँ किसी भी परीक्षा में आज जो मैं आपको जिस तरह से व्याख्या करने की विधि को मैं जो आपको बताने वाला हूँ, किसी भी परीक्षा में अगर आप इस प्रकार से व्याख्या करेंगे तो ये 100% स्कोरिंग होगा, गारंटेड ये स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, तो लेकिन आपको चीज़ों को समझना है बस, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीट देखिएगा। व्याख्या, देखिए व्याख्या करने के लिए हम लोगों को 4-5 बिंदु को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला बिंदु है संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। इन 4 बिंदु को अगर आपने समझ लिया, इन 4 बिंदु को ध्यान में रखकर आप एक अच्छी प्रकार से सप्रसंग व्याख्या कर पाएंगे। अब समझते हैं संदर्भ में हमें क्या लिखना है, प्रसंग में हमें क्या लिखना है, व्याख्या में क्या लिखना है। वही जब विशेष में लिखना होता है तो हम विशेष में क्या लिखेंगे। तो सभी चीज़ों को एक एक कर समझेंगे। समझने के पश्चात मैं अंतिम में आपको उदाहरण देकर भी समझाऊंगा। अब यहाँ आपने देखा होगा कि किसी किसी परीक्षा में आपको किसी काव्य की भाव अर्थ पूछी जाती है।
वही किसी किसी परीक्षा में सप्रसंग व्याख्या करने को कहा जाता है। अब आपसे कभी भाव अर्थ भी पूछ सकते हैं या फिर कभी व्याख्या करने को भी पूछ सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपसे भाव अर्थ लिखने को कहा जाए तब भी आपको उस पंक्तियों का, दिए गए पंक्तियों का विस्तार पूर्वक विवेचन ही करना होता है। वही व्याख्या करने को कहा जाए तब भी हमें उसका विस्तार से विवेचन ही करना होता है। लेकिन यहाँ पर भाव अर्थ और व्याख्या के बीच में थोड़ी बहुत अंतर है, उसको भी जानकर रखना आवश्यक है। अगर आपसे किसी परीक्षा में भाव अर्थ, किसी पंक्तियों की भाव अर्थ पूछ दिया जाए तो याद रखना, भाव अर्थ जब हम लिखते हैं तो भाव अर्थ में हम लोगों को बिल्कुल संक्षिप्त में लिखना होता है, बिल्कुल उस दिए गए पंक्तियों का मूल भाव को लिखना होता है, बिल्कुल संक्षिप्त में और सटीक लिखना होता है। कहने का मतलब कि भाव अर्थ लिखते समय एक सीमा निर्धारण होता है, उस सीमा निर्धारण का हमें पालन करना होता है। ऐसा नहीं कि आपसे भाव अर्थ पूछ दे, मान लीजिए आपको 5 पंक्तियों वाला कोई काव्य दिया गया है, उसका भाव अर्थ पूछ दे और वहाँ पर आप लिखते ही चले जाए तो गलत होगा। भाव अर्थ में बिल्कुल उस काव्य में एक्चुअल में कहा क्या गया है, उसका भाव अर्थ क्या है, तो संक्षिप्त में उसके मूल भाव को लिखना होता है। कहने का तात्पर्य कि उसके मूल भाव पर केंद्रित होकर हमें भाव अर्थ लिखना होता है। वही व्याख्या की बात करें तब भी इसका अर्थ भी यही है कि इसका भी विस्तार पूर्वक विवेचन ही करना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत अंतर है, जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करते समय हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य कि हम उस पंक्तियों के भाव को तो लिखेंगे, उसका विस्तार विवेचन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही हम वहाँ पर अपना मत भी प्रकट कर सकते हैं, उसके मेरिट डिमेरिट को भी लिख सकते हैं, उस पंक्तियों के गुण दोष को लिखेंगे। मान लीजिए अगर हमें यहाँ उन पंक्तियों को किसी अन्य पंक्तियों के साथ तुलना भी करना पड़े तो हम तुलना भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि चीज़ों को हम अपने ओर से थोड़ी बहुत घटा कर भी लिख सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत जोड़ कर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम व्याख्या को करेंगे। वही व्याख्या में पद निर्देश, अलंकार, कठिन शब्दों का अर्थ आदि आदि बिंदुओं को भी लिखना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक कर व्याख्या लिखने के सही विधि को समझते हैं कि अगर आपको किसी भी परीक्षा में व्याख्या का फुल मार्क स्कोर करना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि 4 बिंदु को हमें ध्यान में रखना होता है। सर्वप्रथम संदर्भ, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, अंत में विशेष। तो ये चारों ही पॉइंट को हमें इक्वली इम्पोर्टेंट देना है। ऐसा नहीं कि आपने व्याख्या तो सही से किया परंतु आपने संदर्भ ही नहीं लिखा, या फिर आपने प्रसंग नहीं लिखा, या फिर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी कर दिया, अंत में आपने विशेष नहीं लिखा। आपने सुना होगा अंत भला तो सब भला, इसलिए आपको विशेष को भी बहुत ही इम्पोर्टेंट देना है और उसमें बिल्कुल विशेष का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाले बात को वहाँ पर लिखना है। तो अब समझते हैं, सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ का अर्थ क्या होता है? संदर्भ को अंग्रेजी में रेफरेंस कहा जाता है। रेफरेंस से आप समझ रहे होंगे जानकारी, जी हाँ, जानकारी ही हमें संदर्भ में देना होता है। आपको जो पंक्तियाँ काव्य की या फिर गद्यांश पद्यांश जो भी हो, आपको जो पंक्तियाँ दी गई है उन पंक्तियों के विषय में जानकारी देना होता है हमें संदर्भ में, कि ये पंक्तियाँ किस काव्य से लिया गया है, ये पंक्तियाँ के रचयिता कौन है, तो ये आदि आदि जानकारी हमें संदर्भ में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बीए के 2nd सेमेस्टर में है और आपको आधुनिक काव्य के तौर पर मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता कविता से ये पंक्तियाँ दी गई है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे बीए द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम में संकलित आधुनिक काव्य से लिया गया है, ठीक है। और ये कविता जो है वो मनुष्यता कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। तो बस रेफरेंस संदर्भ में आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, बस 2-3 लाइन लिखिए। आपको बस जानकारी देना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो आपको दिया गया है वो पंक्तियाँ
किस काव्य से, इसके रचयिता कौन है, ये आपके पाठ्यक्रम में है, तो यही सब जानकारी आपको संदर्भ में देना होता है। उसके बाद फिर संदर्भ को लिखने के बाद आपको प्रसंग लिखना होता है। अब प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी रिलीज होने से पहले आपको ट्रेलर दिखाया जाता है, ठीक है। तो उसी के भांति व्याख्या में तो आप विस्तार से विवेचन करेंगे, उसका विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे, लेकिन प्रसंग में आप केवल उसके मुख्य बातों को करेंगे। आपको प्रसंग में मात्र उसके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु को लिखना होता है कि जो आगे जो पंक्तियां दी गई है उस पंक्तियों का मूल भाव क्या है, इस पंक्तियों द्वारा कवि या फिर लेखक हमसे कहना क्या चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो बहुत ही संक्षिप्त में आपको आगे जो पंक्तियों में आप व्याख्या करेंगे, जो आपको पंक्तियां दी गई है उस पंक्तियों से कवि कहना क्या चाहते हैं, उस पंक्तियों का मूल भाव क्या है, उसको आपको प्रसंग में बहुत ही संक्षिप्त में लिखना होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट खत्म। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग व्याख्या। अब आपको व्याख्या करना है। व्याख्या में आपको जो पंक्तियां दी गई है उस पंक्तियां को बिल्कुल विस्तार के साथ आपको व्याख्यात करना होता है। कहने का मतलब कि उसका एक्सप्लेनेशन करना होता है कि उन पंक्तियों से कवि क्या कहना चाहते हैं, उन पंक्तियों से आप क्या समझ रहे हैं, उस पंक्तियों का बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको विवेचन करना है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, यहाँ पर आप अपने मत को भी रख सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपको उन पंक्तियों में कुछ चीज़ ऐसी भी है जिसको आप स्वीकृत नहीं करते हैं तो उसके विषय में आप अपना मत भी प्रकट कर सकते हैं। ये छूट होती है व्याख्या करते हुए विद्यार्थियों को, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपना मत भी प्रकट कर सकते हैं, कवि की किसी बात का आप खंडन भी कर सकते हैं, मंडन भी कर सकते हैं। मंडन मतलब आपको स्वीकार है, तो इस तरह से आप अपने भाव को भी रख सकते हैं। वही उन पंक्तियों को अगर आप किसी अन्य कवि की पंक्तियों के साथ में तुलना करना चाहे तो तुलना कर कर भी आप चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इस तरह से विस्तार से आपको व्याख्या करना है। इसका मतलब ये नहीं, डजंट मीन डेट कि आपको 5 लाइन की पंक्तियां दी गई है और आप व्याख्या करते चले गए 3-4 पेज की। एग्जाम में आपसे कितने मार्क की व्याख्या पूछी जाती है? मैक्सिमम 5 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं होता है व्याख्या में। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क की व्याख्या आपसे पूछी जाएगी। अब इस 5 मार्क के लिए आप 3-4 पेज लिखेंगे तो वो तो बेकार है। इसीलिए 5 मार्क्स के लिए अगर आप मिनिमम 1.5 पेज, मैक्सिमम अगर आप लिखेंगे तो 2 पेज, इतना पर्याप्त होता है। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, अंत में विशेष लिखेंगे, तो वो खुद ब खुद ही वो अनायास ही वो 1.5 पेज या फिर 2 पेज में चली जाती है, और इतना आपको लिखना ही होता है। तो आप मान के चलिए, आप उन पंक्तियों को 2 पैराग्राफ में आप डिफाइन कर देंगे, उसमें डेफिनेशन कर देंगे। उसके बाद अंत में विशेष लिखना पड़ता है। अब कोई कोई बच्चे सोचते हैं कि विषय की क्या आवश्यकता है, हमने बहुत अच्छे से व्याख्या कर दिया, इसी में हमको फुल मार्क मिल जाएगा। नहीं, अगर आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष इनमें से किसी भी बिंदु को छोड़ रहे हैं तो आप फुल मार्क स्कोरिंग करने की आशा भी छोड़ दें। विशेष से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी महत्वपूर्ण बिंदु को हमें लिखना है। विशेष का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण वाले चीज़ों को हमें विशेष में लिखना होता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं कि इस जो दिए गए, आपको जो पंक्तियाँ दी गई है उसका मूल भाव क्या है, इसके द्वारा कवि क्या आपको बताना चाहते, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको आप लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ये भी विशेष है। आप विशेष में इसको भी लिख सकते हैं। वहीं रस की बात कर सकते हैं आप कि प्रस्तुत पंक्तियों में किन रसों का प्रयोग हुआ है, किन रसों का चित्रण हुआ है, इसको लिख सकते हैं। वहीं आप कवि की भाषा पर बात कर सकते हैं, वहीं आप शैली पर बात कर सकते हैं। तो ये सब बिंदु को आपको विशेष में लिखना होता है। बस इतना ही, केवल इतना लिखेंगे आप तो आपका जो वे व्याख्या होगा, सप्रसंग व्याख्या होगा, वो पर्याप्त रहेगा और फुल स्कोरिंग रहेगा। अब हम
आगे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। हम यहाँ पर सूरदास के भ्रमर गीत की एक पद संख्या को ले रहे हैं, 28 पद संख्या को ले रहे हैं और उसको आपको बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको व्याख्या करके दिखा रहे हैं। इससे आपको व्याख्या करने में सहूलियत होगी। तो आप साइट पर नोट्स भी देख सकते हैं। ये जो पंक्तियाँ हमने ली है ये सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप होती है उससे लिया गया है पद संख्या 28। ठीक है, तो पंक्तियों को पढ़िए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई सोह दे, बूझित साची न हासी, कौन है जनक कौन है जनकी, कौन नारी कौन दासी, कैसे वरण भेष है केसो, की ही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो अपनो, जो रे करे गो गासी, सुनत मौन है रहियो बावरे, सूर सबे मति नासी। तो ये पंक्तियां भ्रमर गीत की पद संख्या 28 से ली गई है। अब इसको सप्रसंग व्याख्या करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। मानकर चलिए ये एज इट इज़ नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रहा हूँ। तो प्रसंग में संदर्भ में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे MA के पाठ्यक्रम में वर्णित, MA, ठीक है, MA के पाठ्यक्रम में वर्णित। एग्जाम्पल के लिए वर्णित भक्ति काव्य के भ्रमर गीत से लिया गया है। ठीक है, तो मान के चलिए कि MA के सिलेबस में किसी सेमेस्टर में भक्ति काव्य दिया गया है, तो वहाँ पर भ्रमर गीत भी संकलित है, तो वहाँ से लिया गया है। अब आगे लिखिए कि आप इसके रचयिता भक्ति काल के महाकवि सूरदास जी हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के महाकवि सूरदास जी हैं। बस संदर्भ में मात्र इतना ही लिखना है। संदर्भ में बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल रेफरेंस है, केवल जानकारी के लिए है। अब फिर आप प्रसंग लिखिए। प्रसंग में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको मुख्य बातों को कहना होता है कि आगे जो दिए गए पंक्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके द्वारा कवि या फिर लेखक हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास ने उद्धव और गोपियों के द्वारा सगुण और निर्गुण की तुलना प्रस्तुत की है। सही कहा ना मैंने? जो हम लोगों ने अभी पंक्तियां पढ़ी वहां पर सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की ही तुलना हुई है। तो इसको लिखने के बाद फिर आगे लिखे, तथा सगुण को निर्गुण के अपेक्षा अधिक सार्थक बताया है। मतलब कि निर्गुण के तुलना में सगुण को अधिक उन्होंने सार्थक बताने का प्रयास किया है। किनके द्वारा? उद्धव और गोपियों के वार्तालाप के द्वारा, संवाद के द्वारा। व्याख्या में हमें विस्तार से विवेचन करना होगा, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास लिखते हैं, जब उद्धव गोपियों के सामने अपने निराकार ब्रह्म की संदेश को लेकर उनकी उपासना करने की बात करते हैं, ठीक है, तभी गोपियां उद्धव से पूछती है कि हे उद्धव। गोपियां उद्धव से अब पूछ रही है, प्रश्न कर रही है कि हे उद्धव, ठीक है हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारे कुछ प्रश्न है, आप उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म जो है वो किस देश के वासी है, अर्थात वे कहाँ रहते हैं, वे कहाँ के निवासी हैं। आपको हम कसम दे रहे हैं, गोपियां उद्धव से कह रहे हैं कि आपको हम कसम देकर पूछ रहे हैं, जो भी हम सवाल करेंगे उसका ठीक ठीक उत्तर देना, बिल्कुल इसको मजाक या हंसी में मत लेना और उसका सटीक और ठीक ठीक उत्तर देना। आप जो ये निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं, निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उनके जनक कौन है, अर्थात उनको जन्म देने वाले उनके पिता कौन है, उनकी जननी कौन है, उनकी माता कौन है, तथा उनकी पत्नी, उनकी श्रीमती कौन है। और जिस प्रकार से हम प्रभु कृष्ण की दासियां हैं, हम जो गोपियां हैं वे प्रभु कृष्ण की दासियां हैं,
तो उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की दासियां कौन है, ये सवाल गोपियां उद्धव से कर रही है। फिर आगे गोपियां उद्धव से पूछती है कि आप जो निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं उनका रूप कैसा है, वे दिखते कैसे हैं, उनका आकार कैसा है। और फिर आगे पूछती है कि वे किस रस के अभिलाषी हैं, जो आपके निराकार ब्रह्म है वे किस रस के अभिलाषी हैं। तो ये सब प्रश्न गोपियां उद्धव से कर रही है। फिर वो गोपियां आगे उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमने जो आपसे सवाल किया है उसका बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर देना, बिल्कुल छल कपट मत करना, बिना छल कपट किए हुए इन प्रश्नों का उत्तर सच सच बताना। अगर आपने छल कपट किया, धोखा दिया, तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। तो ये सब बातें को देखकर, उनके संवाद को देखकर फिर सूरदास आगे लिख रहे हैं। सूरदास आश्चर्य है कि गोपियों ने जब उद्धव से ये सवाल किया, उद्धव जबकि एक बहुत ही ज्ञानी महापुरुष व्यक्ति है, परंतु गोपियों के इन प्रश्नों के आगे उद्धव बिल्कुल मौन खड़े थे। वे चुपचाप मौन होकर गोपियों के आगे खड़े थे। तो ये दृश्य को देखकर अब सूरदास भी आश्चर्य हैं। यहाँ पर सूरदास ने, अब देखिए, अब तक जो हमने किया इन पंक्तियों का हमने व्याख्या कर दिया, विस्तार से हमने विवेचन कर दिया। जो पंक्तियाँ आपको दी गई है उन पंक्तियों का अर्थ, एक्सप्लेनेशन यही है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को ऐड कर देते हैं। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर सूरदास जी ने निर्गुण और सगुण की तुलना की है ना, क्योंकि वे निर्गुण के तुलना सगुण को अधिक सार्थक बता रहे हैं गोपियों द्वारा। तो यहाँ पर सूरदास जी ने सगुण और निर्गुण की तुलना को दर्शाया है, तुलना को दिखाया है। वहीं निर्गुण के अपेक्षा सगुण भक्ति को, सगुण को अधिक महत्व दिया है, अधिक सार्थक बताया है। तो यहाँ पर हमने कुछ अपने ओर से भी चीज़ों को ऐड कर दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम चीज़ों को घटाकर कुछ जोड़कर भी लिख सकते हैं, अपने मत को भी प्रकट कर सकते हैं। ये छूट हमें व्याख्या करते हुए होती है। हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इसमें कुछ चीज़ों का खंडन भी कर सकते हैं, किसी चीज़ों का मंडन भी कर सकते हैं। तो अंतिम में अब आप विशेष लिखिएगा। विशेष में आप क्या लिखेंगे? निर्गुण ब्रह्म का खंडन तथा सगुण का मंडन। ये भी तो विशेष बात ही है ना, जो प्रस्तुत पंक्तियों में, संपूर्ण पंक्तियों में सगुण और निर्गुण की तुलना दिखाई गई है। और इस पे सूरदास का किस तरह से उन्होंने निराकार ब्रह्म का खंडन किया और सगुण भक्ति का मंडन किया, तो ये दिख रहा है। तो ये विशेष बात है, इसलिए इसको हमने विशेष में स्थान दिया। फिर आगे आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है जो बिल्कुल सरल है। वहीं शैली की बात करें तो मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये सब विशेष बातें हैं, इसलिए हम इसको विशेष में लिख रहे हैं। वहीं हास्य तथा वियोग रस का प्रयोग हुआ है, हास्य रस का भी प्रयोग है, वहीं वियोग रस का भी प्रयोग है। किस तरह से गोपियाँ और कृष्ण एक दूसरे के वियोग में है, तो वियोग का भी, इसमें वियोग रस का भी वर्णन देखने को मिलता है। वहीं पर भक्ति की बात करें तो माधुर्य भक्ति की बात की गई। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों को देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर माधुर्य भक्ति का चित्रण हुआ है। अब अलंकार की बात करें तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमने विशेष भी लिख दिया। बस अगर आपका प्रश्न 5 मार्क का है, अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो फॉर्मेट और जो विधि है वो बिल्कुल यही रहेगा। व्याख्या बदल जाएगी, संदर्भ भी बदल जाएगी, क्योंकि आपको अलग अलग काव्य से दिया गया है, अलग अलग सेमेस्टर के आप हैं, तो उस तरह से अकॉर्डिंग टू, रिगार्डिंग टू योर सेमेस्टर, आपके काव्य के अनुसार संदर्भ भी बदल जाएंगे, प्रसंग भी बदल जाएंगे, व्याख्या और विशेष भी बदल जाएंगे, परंतु विधि जो है वो नहीं बदलेगा, विधि यही रहेगा। इसी विधि में आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एक अच्छी प्रकार से सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार से लिखी जाती है। सप्रसंग व्याख्या लिखने का वैज्ञानिक विधि कौन सा है उसको हमने जाना। मैं आशा करता हूं कि आप लोग
मुझसे सहमत है और मैं आप लोगों की सहायता कर पाया हूँ। दोस्तों बहुत जल्दी हम किसी हिंदी साहित्य के किसी अन्य टॉपिक के साथ या फिर ऐसा कहूँ कि किसी काव्य की व्याख्या करते हुए भी नज़र आ सकते हैं। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वही वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं और इसी तरह से अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी सहायता हो जाए। और हाँ, लास्टली डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि अगली बार मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं बहुत जल्दी दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।